आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का लेक्चर 5 देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग पे अटेंशन देखते हैं। दो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है दीज प्रोविजंस और रूल्स। ठीक है, तो ये प्रोविजंस किसके बारे में कहा जा रहा है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजंस हम लोग देखे ना, उस प्रोविजंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो टोटल प्रोविजंस हम लोग कितना देखे हैं? 6 देखें। ठीक है, तो इसमें कहता है दीज प्रोविजंस और रूल्स आर अप्लीकेबल। अप्लीकेबल कब होगा? तो ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो पहला चीज, पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो, मतलब कि नहीं बना हो, तभी अप्लीकेबल होगा। क्या? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो, पहला पॉइंट। फिर कहता है एंड देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन एनी पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिस्प्यूट ऑन एनी पॉइंट। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तब जा कर के जो प्रोविजंस हम लोगों ने, जो रूल्स हम लोगों ने पढ़ा, वो अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आया? पॉइंट नंबर 2, इफ पार्टनर्स एग्री। अगर हमारा पार्टनर्स जो जितने भी हैं फर्म में एग्री करते हैं कोई भी पॉइंट पे, कैसा भी पॉइंट हो, अगर सभी लोग एग्री करते हैं, देन द एबव रूल्स। एबव रूल्स का मतलब क्या? जो हम लोगों ने 6 रूल्स पढ़ा, वो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट अप्लीकेबल। वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन जो 6 है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पार्टनर्स एग्री कर जाएं किसी भी पॉइंट पर। जैसे 6% देने का ही बात करता है पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। क्या? तो पार्टनर्स अगर लोन देता है फर्म को तो 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा, बोला जाता है ना। लेकिन अगर सभी पार्टनर्स कहते हैं कि 10% हम देंगे, तो भाई दिया जाएगा 10% वहाँ पे, जबकि हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तब भी। एंड टर्म्स डिसाइडेड, और जो भी टर्म्स होगा वो डिसाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स। जो भी सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइडेड करेंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा। बोलो, पॉइंट नंबर 2 में कोई डाउट अब किसी को? एक बार फिर से बता देते हैं, सुन लो। जैसे मान लो यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं? तो 3 पार्टनर्स हैं। यहाँ पर हमारा टोटल 3 पार्टनर्स हैं। अब तीनों फर्म ऑपरेट कर रहे हैं। अब तीनों ने डीड भी नहीं बनाया है, ये फर्म का डीड नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो डीड नहीं बनता है तो उसके लिए 6 जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं, जो 6 प्रोविज़न है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो इस फर्म में लागू होना चाहिए ना। फर्म का नाम हम रख देते हैं, चलो XYZ PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। अब ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये डीड नहीं बनाया, तो यहाँ पर क्या लागू होगा? क्या लागू होगा? प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लागू होगा ना, लागू होगा ना। लेकिन लागू कब होता है? हम क्या बताएं, डीड जब नहीं बनता है तो 2 कंडीशन, डीड नहीं बना हो तो 2, हाँ हाँ, साइलेंट भी हो, बिल्कुल साइलेंट भी हो, और साथ ही साथ डिस्प्यूट हो जाए किसी बात को लेकर, तभी जा कर के हमारा, तभी जा कर के हमारा क्या, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहता है ना, ये तीनों पार्टनर आपस में सहमत हो जाता है कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। भाई नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, न्यू पार्टनर्स को
पार्टनर को एडमिट करेंगे और सभी अपना कॉन्सेंट दे देते हैं, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या डिस्प्यूट यहाँ देखने को मिल रहा? जब सभी पार्टनर किसी मुद्दे को लेकर एडमिट है तो ये डिस्प्यूट तो नहीं देखने को मिल रहा, तो ये भी लागू नहीं होगा। भले डीड साइलेंट है, डीड नहीं बना, लेकिन डिस्प्यूट नहीं है, तो अगर सभी लोग सहमत हो जाते हैं तो वही चीज़ अप्लीकेबल होगा। अरे फर्म इनका है, इन तीनों का, तो ये तीनों जैसे भी फर्म को चलाना चाहें, तीनों आपस में सहमत ही हैं, तो क्यों लागू होगा? लेकिन कब कब लागू नहीं होगा? जब साइलेंट और डिस्प्यूट दोनों देखने को मिले तब। चलो बोलो, दोनों पॉइंट में कोई डाउट अब? हाँ, अब देखो यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, ठीक है, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का और भी कुछ प्रोविज़न है, उसको समझते हैं। तो पहला प्रोविज़न बोलता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या? किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए क्या कहता है? तो नो पर्सन कैन बी एडमिटेड, यहाँ पर कह दिया, एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म। मतलब फर्म में किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे फर्म में, सभी का कॉन्सेंट लिए बिना, सभी का सलाह लिए बिना हम लोग किसी भी नए पार्टनर्स को एग्री नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अदर प्रोविज़न है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो 6 हम लोग पढ़े, 6 के अलावे, ठीक है। और ये कहाँ लिखा गया है? तो सेक्शन 31 में लिखा गया है, ये भी याद रखना है। बोलो, पॉइंट नंबर 1 में किन्हीं को कोई डाउट? अगर सभी पार्टनर सहमत हो जाते हैं, सभी का कंसेंट मिल जाता है कि हाँ भाई आप ऐड कर दीजिए किसी को भी, तो हम कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 नंबर क्या कहता है? तो इसमें पार्टिसिपेशन इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज राइट, सभी पार्टनर का राइट होता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कि फर्म में पार्टिसिपेशन का राइट सभी को होगा। ये किस में कहा गया है? सेक्शन 12A में। तीसरा, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। ये सेक्शन 12 और सब सेक्शन डी में लिखा गया है कि सभी पार्टनर्स को ये अधिकार होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं उसका, जो कि हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज में भी पहले पढ़ चुके हैं ये सब। पॉइंट नंबर 4, ये क्या कहता है? एडमिशन ऑफ अ माइनर। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, माइनर को एडमिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि माइनर को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन 30 कहता है, सेक्शन 30 क्या कहता है उसको समझते हैं। ये लिखता है, एडमिशन ऑफ अ माइनर के लिए, थ्रू अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट विथ द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स का कॉन्सेंट है, ही में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म को बेनिफिट मिलता है, अगर दिख रहा है कि कोई माइनर को हम एडमिट करके फर्म को प्रॉफिट दिला सकते हैं, फर्म को उस माइनर के आने से लाभ होगा, ठीक है, तो और सभी पार्टनर्स भी एग्री कर जाएं, तब उस केस में, उस कंडीशन में माइनर को भी एडमिट किया जा सकता है। ये सेक्शन 30 कहता है। बोलो, कोई डाउट? कौन सा सेक्शन कहता है? तो 30 कहता है, MCQ में आता है। माइनर का मतलब 18 से बिलो, जो माइनर चाहे तो अपना बिजनेस खोल सकता है पार्टनर्स में, नहीं वो पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स चाहेंगे तब, और उस पार्टनर से मतलब उस माइनर पार्टनर से अगर फर्म को बेनिफिट दिख रहा और सभी पार्टनर भी एग्री हैं, तब कर सकते हैं।
5वां नंबर इसमें याद रखना है नहीं 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 कर सकते हैं, मेजोरिटी में नहीं। ठीक है, अगर मेजोरिटी हो रहा है तो ध्यान दोगे एक बात को समझने के लिए कि अगर मेजोरिटी दिखता है तो धीरे धीरे सब लोग एग्री हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगर मेजोरिटी दिखता है तो धीरे धीरे सब एग्री हो जाते हैं, लेकिन सभी को एग्री होना होगा। ठीक है, अल्टीमेट सभी को एग्री होना होगा, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म के लिए जो रूल्स है, जो रूल्स बताता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट बोलो या अवकाश बोलो, छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जानेंगे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें याद रखना है, ए पार्टनर में रिटायर, ए पार्टनर में रिटायर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ए पार्टनर में रिटायर from firm either with the consent of all the partners or in accordance with an express agreement among the partners। कहने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टनर रिटायर ले सकता है फर्म से, आइदर विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अगर सभी पार्टनर का कॉन्सेंट है तो, या अकॉर्डेंस विथ एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो भी एग्रीमेंट ये लोग बनाया होगा ना, एग्रीमेंट में जो भी एक्सप्रेस किया गया होगा, जब एग्रीमेंट बन रहा होगा तब उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट ले सकता है। कौन? तो पार्टनर। कहाँ से? तो फर्म से। क्लियर है? चलो अब लास्ट, हाँ अब एज लिमिट के लिए वही तो हम बोले, यहाँ पर क्यों लिखें अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। मान लो हम लोग सभी लोगों ने एक फर्म चलाने के लिए सोचा और हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट में ये चीज़ लिख चुके हैं हम लोग कि हम लोग का जो रिटायरमेंट का टाइम होगा आफ्टर 60 ईयर्स, तो हमारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, 60 ईयर होगा रिटायर हो जाएंगे पार्टनर। इसीलिए कहा गया अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। और या तो हम लोग एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं, तो हम लोग अगर किसी पार्टनर्स को रिटायर होना है तो हम लोग कॉन्सेंट अपना दे दे तो वो रिटायर हो सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं। कहाँ से? तो फर्म से। बोलो, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया? हाँ, अब 6 नंबर, डेथ ऑफ आ पार्टनर। इसमें क्या याद रखना है? इसका सेक्शन 32 है, ये याद रखना है। सेक्शन 32 में लिखा गया है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अनलेस otherwise agreed by the partners, a firm is dissolved, a firm is dissolved on the death of a partner।
ये पॉइंट क्या कहता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब यदि कोई पार्टनर का डेथ होता है, ठीक है, तो फर्म को डिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई अनुबंध ना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फर्म को डिजॉल्व कर सकते हैं, फर्म को बंद कर सकते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये सेक्शन कितना में लिखा गया, सेक्शन 35। तो अदर प्रोविज़न हम लोग 6 देखें, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न भी हम लोग देखें, वो कितना था, वो भी था हमारा टोटल 6, ठीक है। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी, कोई डाउट? हाँ, 6 नंबर डेथ का बात कर रहा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर का। देखो यदि कोई विपरीत अनुबंध ना हो, ठीक है, मतलब कोई अनुबंध ना हो, तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म को डिजॉल्व का मतलब होता है विघटित हो जाती है, मतलब हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं किसको, फर्म को, ठीक है, अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो। लेकिन अगर हम लोग एग्रीमेंट बना रहे थे, उस समय हम लोग लिख दिए हैं कि कोई फर्म का अगर कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है, तब भी हम फर्म को रन करेंगे, ठीक है, तो फर्म हमारा बंद नहीं होगा, तो फर्म हमारा बंद नहीं होगा, फर्म हमारा चलेगा। लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म को डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 35 कहता है। चलो यहाँ पर याद करो, थ्योरी में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे जो कि था हमारा, ये कहाँ गया क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड, हाँ ये क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो क्या था, नॉट डिजायरेबल था ना, पार्टनरशिप डीड होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। और नहीं होने पे क्या हम लोग बात किए थे, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे आज एक और क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड। MCQ क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट नेसेसरी to have the partnership deed registered। बोलो, क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड, तो आंसर इसका होगा यस, नो, नहीं। याद रखना, नेसेसरी नहीं है रजिस्टर्ड कराना, तो नो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, याद रखोगे, नॉट कंपल्सरी। और कंपल्सरी क्यों नहीं है, टू गेट रजिस्टर्ड under the Indian Registration Act
याद रखना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एक्ट है हमारा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, पता है कि नहीं को कितना, 1908, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। वेट, हैंग कर रहा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड, तो आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। 1908, ठीक है। चलो, लेकिन करवा ले तो कुछ ना कुछ तो उसका फायदा होगा। तो बट कहता है लेकिन, हाँ बोलो। एक्ट कुछ नहीं है, जैसे मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंतर्गत होता है? तो ये एक्ट है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसका नाम है। 1908 में बना था ये एक्ट कि अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के फर्म को चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं चाहें तो अपने फर्म का, ठीक है। इसीलिए उसका नाम रख दिया गया इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, क्योंकि 1908 में बना था ये। देखो, तो कहता है फिर बट फॉर द कॉमन बेनिफिट, बट फॉर द कॉमन बेनिफिट, कॉमन बेनिफिट the registration of deed, the registration of deed, जो हम लोग डीड बनाएंगे, ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप, ऑफ पार्टनरशिप इज मेड under the Indian Registration Act made, तो इसमें ये याद रखना है इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड, तो नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, बट फॉर द कॉमन बेनिफिट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब एक हम लोग और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, हाँ, क्वेश्चन है इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो आंसर हो जाएगा नो, द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बी इन राइटिंग, बट हम लोग हाउएवर करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा कि जो फ्यूचर में हमारा डिस्प्यूट होने का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।